Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मार्च से अब तक अगर बाजार की चाल देखें तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन मार्च में जो बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी बाजार में, उसके बाद बाजार ने बहुत बढ़िया रिकवर किया है। यहाँ तक कि ऑल टाइम हाई पर भी सेंसेक्स और निफ्टी पहुंचे। अब ऐसे में जो निवेशक है उनके मन में सवाल है कि ये जो बाजार की ऊंचाई है इसमें उनको करना क्या चाहिए। कंफ्यूजन तो बहुत है मन में, लेकिन अपने निवेश को लेकर सही स्ट्रैटेजी चढ़ते बाजार में क्या हो, यही आज हम समझने वाले हैं। आज जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उनका परिचय करा दें। हमारे साथ है कल्पेश आश्रय, फाउंडर फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर्स एंड एडवाइजर्स। कल्पेश, आपका बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू स्वाति। आज शो में हम क्या खास चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे, अपने खास शो में जानेंगे कि चढ़ते बाजार में निवेशक क्या करें, मुनाफा वसूली या फंड छोड़ना सही, इक्विटी से निकाली रकम कहां करें निवेश। साथ ही हम ये भी जानेंगे पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन क्यों है जरूरी। तो कल्पेश, अगर हम शेयर बाजार को समझें या फिर अगर उसको सम अप करें, हालांकि मार्च से अब तक, मतलब लो से हाई तक जो शेयर बाजार का सफर रहा है, जब से कोविड का एक कह सकते हैं पूरा प्रकोप शुरू हुआ और उससे शेयर बाजार भी अछूता नहीं रहा। हमने एक बहुत बड़ा जो फॉल देखा था मार्केट में, वो था मार्च में, लेकिन उसके बाद मई के बाद से बाजार ने बहुत बढ़िया रिकवर किया, यहाँ तक कि हमने ऑल टाइम हाई भी देखे हैं। तो फिलहाल मार्च से लेकर अब तक बाजार की जो उठापटक रही है, उससे क्या समझ में आता है? क्या ये एक्चुअली टिकाऊ है? क्या निवेशक अपने आप को थोड़ा सा बेटर महसूस करे कि हाँ, अब आगे हम बिल्कुल वैसा लो नहीं देखेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने स्वाति कि मार्च में, जब भी एंड ऑफ मार्च में हम लोग ने जो एक बहुत ही बड़ा फॉल देखा, तकरीबन मार्केट्स 40% तक गिर गए थे और सब निवेशक और जो भी मार्केट से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, सबके मन में बहुत ही एक डर का माहौल फैल गया। और वहाँ से, जैसे कि आम तौर पे होता है, जब एक बुरी खबर आती है या बुरा एक समय चलता है तो सारे बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं। और इस टाइम का जो एक माहौल था या जो एक रीज़न था, जो हम कह सकते हैं, वो फाइनेंशियल से ज़्यादा एक बहुत ही ह्यूमन, आई थिंक एक कैलामिटी हम पे आ गई थी पैंडेमिक के नाम पे, और अभी भी वो बरकरार है। तो उस माहौल में जब एक पूरा नेगेटिव माहौल छाया हुआ था, तो निवेशक ये सोच रहे थे कि बस अभी यही अंत है और यहाँ से और भी गिरने की शंका है मार्केट। और इन सारी सोच को, या इन सारे जो एक फैक्ट्स थे तभी माहौल मार्च या अप्रैल में, उनके विपरीत चल के मार्केट ने बहुत ही धीरे धीरे अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आप देखोगे कि एक हल्का सा राइज अप पॉजिटिविटी दिखानी शुरू कर दी। और जब हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अभी नवंबर का महीना जो भी गुजर चुका है उसको भी देखते हैं, तब तो मार्केट आज वो फॉल से तकरीबन 75% ऊपर आ गया है। और फंडामेंटल्स, या जो हम मूलभूत एक मार्केट की जो एक रुझान देखते हैं, उसके विपरीत ये जाके ये राइज आई है। तो सबको बहुत ही चौंका देने वाली एक राइज है। हालांकि सबने पैसे बहुत इसमें बनाए हैं, सबकी एनएवीज बढ़ गई हैं, सबके स्टॉक्स के वैल्यूएशंस बढ़ गए हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो फंडामेंटल्स के थोड़ा विपरीत ही है। जब इकोनॉमी ठप है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। सारे जॉब कट्स हुए हैं, पे लॉस हुए हैं, और बहुत सारी ना चाहने वाली घटनाएं सबके व्यक्तिगत जीवन में भी गुजरी हैं। अब इक्विटी मार्केट्स इससे कैसे परे रह के ऊपर चढ़ गया है, वो भी एक बहुत ही पॉजिटिवली हैरान करने वाली बात है। और इस माहौल में ये जो आज विषय की हम बात करने वाले हैं कि निवेशक के मन में बहुत सारे विचार आएंगे। हालांकि कोई भी निवेशक इसमें जिसने मार्च में एग्जिट नहीं किया होगा या अपने एसआईपीज नहीं रोके होंगे,
या फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, काफ़ी सारे जो एडवेंचरस इन्वेस्टर्स थे, तो वो तो आज काफ़ी खुश होंगे, हंस रहे होंगे और रात को नींद से उनको उनको नींद भी बहुत चैन की आती होगी। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी यही माहौल बरकरार रहने वाला है, और यहाँ पे हमें बहुत ही सावचेत होके चलना होगा। बिल्कुल। तो अब जो निवेशक के मन में कुछ सवाल है, वो ज़रा थोड़ा उन शंकाओं को दूर करते हैं कि चढ़ते बाजार में, हम हमेशा कहते हैं कि गिरते बाजार में निवेश नीति क्या हो, वो एक अलग फेयर होता है निवेशकों के मन में। अब जब चढ़ता बाजार है तो एक अलग तरीके का एंटिसिपेशन है निवेशकों में कि आखिरकार उनको अपने निवेश का करना क्या चाहिए। इक्विटी की हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं, तो मौजूदा निवेशक जिनका ऑलरेडी निवेश है, हम आपको बताएं शो में हम मौजूदा निवेशक और जो नया निवेशक है दोनों की बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मौजूदा निवेशक। जैसा आपने कहा कि जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया होगा या मार्केट रैली में इन्वेस्ट किया, उनकी अलग स्ट्रैटेजी अब होगी। तो क्या एक प्रिंसिपल फॉलो करके एक मौजूदा निवेशक को अब चलना चाहिए जब मार्केट में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है? सही बात है। और निवेशक जो मौजूदा निवेशक हैं, उनमें भी आई थिंक 2 या 3 किस्म के निवेशक को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका विभाजन कर सकते हैं। पहले वो जो अपना फाइनेंशियल प्लान लेकर चलते आ रहे हैं पिछले 5-10 सालों से, और फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, और उन निवेशकों के लिए जिनके लक्ष्य इक्विटी से जुड़े हुए हैं, और मान लीजिए आज की तारीख में, आज के समय में भी उनके लक्ष्य 5 से 10 साल दूर हैं उनको हासिल करने में, तो उन निवेशकों को तो ये मार्केट में आई थिंक अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको कंटिन्यू करना है, बरकरार रखना है, और यहाँ पे कोई मुनाफा वसूली करने का उनका कोई आई थिंक मतलब नहीं रहता है, क्योंकि जब मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता कि जब हमने देखा मार्च में गिरने के बावजूद मार्केट्स इतने आज ऊपर हो गए, तो यहाँ से भी बताना बहुत ही मुश्किल है कि मार्केट्स कितने ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। लेकिन आपका लक्ष्य अगर 5 से 10 साल लंबा है, तो मेरी राय ये है कि आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अब वो निवेशक वही फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके जिनके लक्ष्य अगले 1 या 2 साल में करीब आ रहे हैं, और जिन्होंने ये गिरावट के बावजूद ये राइज देखी है, तो मेरे मत से उनको प्रॉफिट्स बुक कर लेनी चाहिए, और उनका जो इक्विटी का जो एक पोर्टफोलियो है, जो गोल्स के साथ उन्होंने बांधा है, टैग किया हुआ है, उसको वो या तो 50-50 या तो एक समय पर डेट में, यानी कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि उनको अभी आगे चल के वो एक अनिश्चितता नहीं चाहिए अपने मन में कि यहाँ से ये एक राइज होने के बाद अगर मार्केट्स गिर गई तो उनके जो लक्ष्य हैं वो भी अधूरे रह जाएंगे, और इस मार्केट का उनको फायदा भी लेना चाहिए। तीसरे किस्म का जो निवेशक है, जो हम कहेंगे जिसने थोड़ा एक एडवेंचर किया, बहादुरी दिखाई होगी मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में, और एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर उसने किया होगा, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म जो भी है, उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि हमको इतनी एक मुनाफा मिलेगा हमको हमारे इन्वेस्टमेंट्स ने। तो अगर वो एडवेंचरस जिनका कोई लक्ष्य नहीं है निवेशक जो है, तो मेरे मत से उन लोगों को भी आई थिंक ये लेवल्स पर काफी सारी एक मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, और आगे चल के देखना चाहिए क्या उनका एक रुझान है। तो इन 3 किस्मों में हम निवेशक को क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के दूर हैं अभी भी, तो आई थिंक यू कैन कंटिन्यू योर इन्वेस्टमेंट्स। तो मेन जो इसमें एक क्रक्स निकल के आता है वो आपका लक्ष्य है। आपको अपने लक्ष्य के मुताबिक ही अपनी निवेश स्ट्रैटेजी सेट करनी चाहिए, न कि बहुत ज़्यादा मार्केट के उतार या फिर चढ़ाव के बेसिस पर। ये तो बहुत क्लियर कट है। यहाँ पर ज़रा हम थोड़ा मिड कैप और लार्ज कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का रुख करते हैं, क्योंकि इनके मूवमेंट से काफ़ी हद तक जो निवेशक है उनके निवेश की मूवमेंट के बारे में भी पता चलता है, और वो अपने डिसीजन भी इस पर बेस करते हैं। एक अगर हम कुछ आंकड़ों के जरिए दर्शकों को बताएं कि पिछले 1 साल में और पिछले सिर्फ 3 महीने में अगर दोनों ही अगर हम रिटर्न देखें तो काफ़ी हमें एक पिक्चर देखने को मिल जाती है, एक तस्वीर साफ हो जाती है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में किस तरीके की बढ़त या फिर नीचे आया है मिड कैप, स्मॉल कैप सेगमेंट या लार्ज कैप सेगमेंट। अगर इन आंकड़ों को समझें तो क्या समझ में आता है कि इस मार्केट के उतार चढ़ाव में, अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट अभी स्टेबल है, क्योंकि जिस दिन अगर कभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता है कि तो उसमें करेक्शन भी देखने को मिलती है कल्पेश।
तो ऐसे में क्या ये सही स्ट्रैटेजी रहेगी कि सिर्फ पिछले 3 महीने के इस बहुत ही शानदार रिटर्न को देखकर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप जैसी वॉलेटाइल कैटेगरीज में निवेशकों को भरोसा करना चाहिए अभी? प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाया और इसमें जो जवाब है उसमें छुपा हुआ है आपके सवाल में कि मिड कैप और स्मॉल कैप जिस तेज़ी से बढ़े हैं, एक मार्केट फॉल आने की स्थिति में गिरावट जब भी होगी तो इसमें सबसे पहले गिरावट होने के चांसेस हैं और वो गिरावट मामूली नहीं होती है, बहुत ही तेज़ होती है और बहुत परसेंटेज भी उसमें ज़्यादा होता है। तो अगर एक निवेशक, नया निवेशक जो है, उसने इस मार्केट में मान लीजिए 3 या 6 महीने पहले ही अपना निवेश शुरू किया है और मार्केट के रुझान को देखते हुए या मार्केट का एक ट्रेंड देखते हुए मिड या स्मॉल कैप में उसने इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ पे उसको रिटर्न भी बहुत ही बेहतरीन मिले हैं, बहुत ही कम समय में मिले हैं, तो आगे चल के आई थिंक उसको अपना जो एक्सपोजर है मिड या स्मॉल कैप में नहीं रखना चाहिए, उसको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। और लार्ज कैप में जहाँ पे स्लो एंड स्टडी एक ग्रोथ होती है, तो यहाँ पे तो इनफैक्ट हमने देखा है कि मान लीजिए टॉप के निफ्टी में भी 3 या 5 जो स्टॉक्स है उनको छोड़ के लार्ज कैप्स में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई, हालांकि वो जो ग्रोथ 3 या 5 स्टॉक्स में है वो बहुत ही आई थिंक एक हाई वैल्यू की हुई है जिसकी वजह से निफ्टी या सेंसेक्स जो है वो ऊपर आ गया है। लेकिन आमतौर पे अगर आप मिड या स्मॉल कैप्स में अपना एक्सपोजर ज्यादा रखते हो, आकर्षक रिटर्न्स की उम्मीद में, वो भी कम समय में, एक गिरते हुए मार्केट में वो आपको बिल्कुल पछाड़ सकता है। और आप एक अगर नए निवेशक हो, इक्विटी को नहीं समझते, आपके गोल्स को नहीं लेकर चलते, तो मेरे मानने से आप फिर कभी इक्विटी में आएंगे नहीं, क्योंकि आप बहुत ही हताश हो जाओगे, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है और सिर्फ मिड और स्मॉल कैप पे अपना पूरा दारोमदार रखना अच्छी बात नहीं है। लार्ज कैप्स का भी एक अच्छा पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए, लार्ज कैप फंड्स हो या लार्ज कैप स्टॉक्स हो। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट इसी पर आपसे कल पे जानूंगी, क्योंकि यूजुअली जो निवेशकों का एक रुझान है वो यही कहता है कि जब बाजार चढ़ता है तो मिड कैप जो फंड है, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जोरदार रिटर्न जनरेट करने की क्षमता होती है। अब शायद यही वजह है कि मिड कैप का रुख निवेशक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मिड कैप उसके जो कुछ नेचर जो मिड कैप का खुद है, पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इसको बताएं कि जब मार्केट चढ़ रहा है तो मिड कैप सेगमेंट जो है वो कैसे काम करता है और कैसे एक निवेशक, क्योंकि आपने बोला कि ज़्यादा फोकस नहीं स्मॉल कैप मिड कैप पे अभी करें, पर लार्ज कैप में अपना जो एक्सपोजर है वो अभी रखें स्टेबिलिटी के लिए। तो मार्केट के चढ़ाई में मिड कैप जो सेगमेंट है वो किस तरीके से चढ़ता है और कहाँ पर निवेशक को सावधान रहने की जरूरत है? सही बात है। अभी हम अगर ट्रेंड देखें कि कभी भी एक बुल मार्केट या एक पॉजिटिव माहौल पूरा मार्केट में बनता है तो उसका भी एक ट्रेंड होता है, एक सिस्टम से वो ऊपर चढ़ता है। और सबसे पहले जो पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं या जो स्टॉक्स या फंड्स की जो एनएवीज होती हैं वो बढ़ती हैं जब भी एक बुल मार्केट की शुरुआत होती है, तो वो लार्ज कैप्स में ही होती है। तो वहां से एक ट्रेंड शुरू होता है और जब वो लार्ज कैप्स में स्टेबिलिटी आती है, चाहे वो 5 स्टॉक्स हो निफ्टी के या 10 स्टॉक हो, लेकिन जब लार्ज कैप्स बढ़ते हैं उसके पीछे एक आई थिंक समय के बाद मिड और स्मॉल कैप फंड्स या स्टॉक्स आहिस्ता आहिस्ता गति पकड़ते हैं। कोई भी बुल मार्केट में आप देख लीजिए या अच्छे माहौल में मिड या स्मॉल कैप्स पहल नहीं करते, वो पहल जो होती है वो लार्ज कैप से ही शुरू होती है। वो माहौल को देख के मिड और स्मॉल कैप्स अपना कॉन्फिडेंस उसमें आता है, इन्वेस्टर्स अपने आप समझने लगते हैं कि अभी अच्छा माहौल है तो क्यों ना हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जहां पे मुनाफा थोड़ा हमें जल्दी मिले, ज्यादा मिले, क्योंकि लार्ज और स्मॉल कैप्स में एक स्लो एंड स्टेडी किस्म का राइज होता है। तो यहीं पर जब मिड और स्मॉल कैप्स में ज्यादा निवेश होता है तब उसकी वैल्यूएशंस बढ़ती हैं और वो एक पूरा आई थिंक एक मोमेंटम पकड़ लेता है। और वही मोमेंटम अगर हम देखें जब गिरती है बाजार तो उल्टा हो जाता है कि मिड और स्मॉल कैप्स में गिरावट सबसे पहले आती है और लार्ज कैप्स आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगते हैं। तो ये साइकिल को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, अब यहीं पर शायद एसेट एलोकेशन का रोल आता है, जहां पर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि चढ़ते बाजार में भी आपको एसेट एलोकेशन का पूरा ख्याल रखना है। ये कैसे अचीव किया जा सकता है किसी के निवेश में, इस पर चर्चा हम करेंगे बस थोड़ी देर में। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए
मनी गुरु। बाजार अगर अपने ऑल टाइम हाई पर हो तो निवेशक को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? चढ़ते बाजार में निवेश स्ट्रैटेजी रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गिरते बाजार में अपने निवेश की स्ट्रैटेजी को सेट करना। यही समझाने के लिए हमारे साथ है आज कल्पेश आशर। कल्पेश, एसेट एलोकेशन की जो इंपॉर्टेंस है बाजार की किसी भी स्थिति में सबसे ज्यादा मानी गई है। सबसे पहले एसेट एलोकेशन कैसे अचीव किया जाए जब एक निवेशक को लगे कि हाँ बाजार तो अपने अच्छे मूड में तो नजर आ ही रहा है लेकिन उसे अपने निवेश को भी संभालने की जरूरत है? स्वाति जी, एसेट एलोकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है किसी के पोर्टफोलियो में, और अगर एसेट एलोकेशन एक अच्छे निवेशक के पोर्टफोलियो में नहीं किया गया है तो उसका पोर्टफोलियो अधूरा सा है और आई वुड से इमैच्योर है। तो एसेट एलोकेशन एक ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए कि आज की तारीख में इक्विटी के वैल्यूएशन ज़्यादा ही हीटेड अप है या बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं और उसमें आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा कैपिटल गेन दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, तो उस प्रॉफिट को हम शिफ्ट कर देते हैं एक ऐसे एसेट क्लास में आप ही के पोर्टफोलियो में जिसका इक्विटी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। मान लीजिए फिक्स्ड इनकम है, डेट सिक्योरिटीज हैं, गोल्ड हो गया, तो किस मात्रा में हम उसको शिफ्ट करते हैं, कितने परसेंटेज में करते हैं, ये काम तो आपका फाइनेंशियल प्लानर भी कर सकता है और अगर आप खुद सक्षम हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन रीबैलेंसिंग करना बहुत ही जरूरी है। अभी आज की तारीख में जैसे इक्विटी वॉलेटाइल एक एसेट क्लास है जहाँ पे आज प्रॉफिट है तो कल लॉस भी दिख सकता है, तो यहाँ से हमें मुनाफा वसूली करके एक दूसरे एसेट क्लास में उसको शिफ्ट करना होता है। अब दूसरे एसेट क्लास की बात करें स्वाति जी, तो दूसरा दो एसेट क्लास जो हम आमतौर पे निवेश के लिए यूज करते हैं वो हो गया फिक्स्ड इनकम और गोल्ड। और आज की तारीख में इन दोनों एसेट क्लासेस में भी बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और एसेट एलोकेशन सिर्फ हमें मुनाफा वसूली के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि जो दूसरे दो एसेट क्लासेस हैं गोल्ड और फिक्स्ड इनकम, वो भी हमारे काफी सारे गोल्स के साथ टैग होते हैं। तो हमें यहाँ पे भी बहुत ध्यान रखना है कि मान लीजिए डेट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये पता है कि आज की तारीख में फिक्स्ड इनकम में फिक्स्ड डिपॉजिट जो हो गए वो तो तकरीबन 5% या 4.5 या 5% के ब्याज दर पर चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें ब्याज कम मिल रहा है। डेट फंड्स में अगर हम निवेश करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो आजकल एक ब्याज दर का माहौल चल रहा है, क्योंकि बैंक का ही अगर ब्याज दर कम है तो यहाँ पे भी हमें शॉर्ट टर्म में ज़्यादा एक रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और डेट फंड्स में जितने शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के फंड्स हो गए, आप अल्ट्रा शॉर्ट ले लो, लिक्विड फंड्स ले लो, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन 6 महीने से मैक्सिमम 2 या 3 साल का है, उसी स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और गोल्ड ने हम लोग ने देखा कि बहुत ही एक बेहतरीन परफॉर्मेंस गोल्ड ने पिछले 2 साल से दे रखा है, लेकिन गोल्ड में भी ज़्यादा एक्साइट होके हमें एक परसेंटेज के हिसाब से, मान लीजिए 10% अपना पोर्टफोलियो का, उसमें भी हम अपने एसेट एलोकेशन को शिफ्ट कर सकते हैं। कल्पेश, मैं जरा थोड़ा डिटेल में आपसे समझना चाहती हूँ, जब बाजार अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मुनाफा वसूली का भी शिकार हो जाता है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग का सही समय, सही तरीका क्या हो किसी निवेशक के लिए, ये जरा बताएं। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग में हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं स्वाति। एक ये हो गया कि हम या तो लमसम इन्वेस्टमेंट जो अपनी है उसके ऊपर की कैपिटल गेन्स एक मुश्त निकाल सकते हैं, लमसम के तौर पे निकाल सकते हैं और इमीडिएटली उसको एक डेट फंड में शिफ्ट कर सकते हैं कि वो पैसा हमारे पास सिक्योर हो जाए एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में। दूसरा तरीका ये है कि हम मान लीजिए 100 रुपये की हमें मुनाफा वसूली करनी है तो हम उसके 3 या 4 हिस्से कर दें और मान लीजिए 25% एवरी 3-4 दिन में बाजार का रुख देखते हुए हम उसको इंस्टॉलमेंट वाइज उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वहाँ से हम वापस डेट सिक्योरिटीज़ में या डेट फंड्स में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें सोचना ये ज़रूरी है कि हम उसको टाइम कर रहे हैं या एक साथ जो भी प्रॉफिट है उसको सेटिस्फाइड होके मार्केट से उसको एग्जिट कर ले। ओके, अब जरा ये बताएं कल्पेश कि जो इक्विटी से पैसे निकाले हैं, ये जो पैसे हैं वो आइडियली डेट के कौन सी कैटेगरी में डालना बेटर है किसी निवेशक के लिए?
देखिए, डेट में 3-4 कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं, और अगर हमें बाद में कुछ सोचने का समय चाहिए कि हमने प्रॉफिट्स तो बुक कर ली और उस दौरान हम इसको वापस रीइन्वेस्ट कहाँ करें, तो उसमें 3-4 विकल्प हैं हमारे पास। एक हो गया लिक्विड फंड्स, जहाँ पे आइडियल टाइम होराइज़न जो होता है वो अराउंड 90 डेज़ का इन्वेस्टमेंट होराइज़न होता है, 3 महीने का समय होता है, क्योंकि वहाँ पे लीस्ट रिस्की किस्म का एक कैटेगरी है, लेकिन हमको वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी ऑफ पेपर्स है, ड्यूरेशन उसका शॉर्ट होता है, तो लिक्विड फंड्स में हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमारा नज़रिया 6 से 12 महीने का है, तो हम उसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक हमको कंटिंजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करना है, हमको उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, या कोई शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमें पैसे साइडलाइन करने हैं, तो वहाँ पे हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मैं सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ स्वाति, कि जब हम डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको एक ऐसा ज़रिया, एक ऐसा माध्यम समझे जहाँ पे इंटरेस्ट हमको कम मिलेगा, और उसमें ज़्यादा रिस्क हम ना लें, क्योंकि वहाँ पे भी क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क के काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं जहाँ पे निवेशकों को अपने कैपिटल में भी काफ़ी मतलब हानि मार्जिनल हो चुकी है पिछले 1 साल में। तो डेट फंड्स में जब हम एसेट एलोकेशन का पैसा मुनाफा वसूली करके शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये समझ के इन्वेस्ट करें कि ये पैसा हमारा हमको कम रिटर्न देगा, लेकिन हमारा पैसा जितना है उतना सेफ रहेगा। जी कल्पेश, यही आपसे जानना चाहेंगे अब कि जैसे कहा जाता है कि गिरते बाजार में किसी की निवेश स्ट्रैटेजी क्या हो, क्या एंटर करना चाहिए मार्केट, वैसे ही जब बाजार चढ़ रहा हो तो नया निवेशक क्या करे? जी बिल्कुल, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बढ़ते हुए बाज़ार में अगर नया निवेशक है तो उसने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, कि उसको लोभ में आके एक कोई भी व्यू नहीं लेना है, क्योंकि अगर ये मार्केट्स इतने जल्दी बढ़े हैं तो जल्दी गिर भी सकते हैं। जी, तो चढ़ते बाजार में निवेश स्ट्रैटेजी क्या हो, ये समझाने के लिए कल्पेश बहुत शुक्रिया, आप मनी गुरु में आज शामिल हुए।